हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, जिसमें लगभग हमने काफ़ी चैप्टर क्लियर किए हैं थ्योरेटिकल और कुछ मॉक टेस्ट भी किए हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, लास्ट सेकेंड टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी बायोलॉजी पूरी फिनिश होने वाली है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। क्या होता है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं, क्या क्या इसमें नियम आते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे जेनेटिक्स में। कैसे संतानों में लक्षण आते हैं, यानी बच्चों का अपने माता पिता के समान दिखना, पौधे का एक समान दिखना, पौधे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का जाना, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है जेनेटिक्स से संबंधित और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी हर एक वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास और शुरू करते हैं अपना जेनेटिक्स का टॉपिक। इसके लिए हमें 2 से 3 क्लास लेनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा कवर करेंगे जेनेटिक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके पिता किसको कहते हैं, उसके बाद में जो आगे प्रयोग क्या क्या थे वो हम इस पे बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स है क्या, अनुवांशिकी है क्या। तो अनुवांशिकी क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। ये क्या है, जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वंशागति का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। तो वंशागति क्या है, वंशागति क्या है पहले तो हमें ये समझना है, फिर उसके बाद में विविधता क्या है हमें ये समझना है, तब हमारे समझ में आएगा कि जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकी क्या है। तो वंशागति की अगर हम बात करें तो वंशागति में क्या होता है कि किसी भी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। क्या होता है वंशागति क्या है, तो कोई भी लक्षण जो है माता से बच्चों में आना, पिता से बच्चों में आना, बच्चों से उनके बच्चों में जाना, इसको हम कहते हैं वंशागति। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वंशागति क्या है, माता पिता से संतान में जो लक्षण आते हैं, या हम कहें लक्षणों का संतान में दिखाई देना, संतान में पहुंचना, या हम इसी को कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी को अगर हम बात करें तो F1 मान लिया कोई एक पीढ़ी है, और इनके लक्षणों का F2 पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना क्या कहलाएगा, वंशागति कहलाएगा। आगे बात करें हम विविधता, तो विविधता क्या है, हेरिडिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे या कुछ पौधे अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, या माता की तरह या फिर पिता की तरह। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे की आंखें हैं उसकी बिल्कुल मम्मी की तरह दिखती हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, ये आती हैं वंशागति के अध्ययन में, यानी कि उनके लक्षण जो हैं संतान में दिखाई दे रहे हैं, माता पिता के लक्षण संतान में दिखाई दे रहे हैं। परंतु वहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ लक्षण माता पिता की तरह नहीं होते हैं, बिल्कुल ना ही माँ की तरह ना ही पिता की तरह। वो जो लक्षण है वो अलग से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको हम कहते हैं विविधता, जिनको हम कहते हैं कि विविधता आ गई है, यानी कि किसी भी जो माता पिता के जो लक्षण थे वो संतान में दिखाई ना देना, माता पिता से जो भिन्न लक्षण आते हैं संतान में, उनको हम कहते हैं विविधता। जैसे कि मान लिया कोई एक ये जीव था, एक ये जीव था, एक को हम नर मान लेते हैं, एक को मादा मान लेते हैं। इसके बाद में जो संतान उत्पन्न होगी इनसे, तो इसमें कुछ लक्षण माँ के आएंगे, कुछ पिता के आएंगे, कुछ क्या होंगे पिता के और कुछ
माँ के आएंगे, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो ना माँ की तरह होंगे और ना पिता की तरह होंगे। उसको हम कहेंगे कि इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इसको हम कहते हैं विविधता। इसको हम क्या कहते हैं, विविधता। क्या कहेंगे इसे, विविधता कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लक्षणों का माता पिता से भिन्न दिखाई देना। क्या कहलाएगा, विविधता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विविधता कहलाएगा। अब बात आती है कि विविधता के कारण। वंशागति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वंशागति क्या होती है, तो माता पिता से लक्षण का जो है संतान में दिखाई देना वंशागति कहलाएगा। विविधता क्या होती है कि कुछ लक्षण जो ना ही माँ के होते हैं और ना ही पिता के होते हैं, अलग से जो लक्षण आ जाते हैं उनको कहते हैं हम विविधता। विविधता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि किन किन वजहों से लक्षण जो है वो बच्चे में दिखाई नहीं देंगे। तो एक तो होता है लैंगिक जनन। कैसा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या है, कि जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि एक नर और एक मादा। तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें विविधता पाई जाएगी। इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें विविधता पाई जाएगी। तो एक तो ये लक्षण हो गया, कि कारण हो गया, विविधता का कारण क्या हो गया, लैंगिक जनन। क्योंकि लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होगी वो माता पिता के हूबहू दिखाई नहीं देती है, यानी कि बिल्कुल वैसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर होगा। कुछ लक्षण माँ के होंगे, कुछ पिता के होंगे, और कुछ अलग से होंगे जो ना ही माँ के होंगे और ना ही पिता के होंगे। तो एक तो हो गया लैंगिक जनन। दूसरा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब, और तीसरा लिख लेंगे पर्यावरण। पर्यावरण भी क्या बनता है, विविधता का कारण बनता है। पर्यावरण भी क्या होता है, विविधता का कारण बनता है। कि कहीं पर जो है पर्यावरण नमी युक्त है तो कहीं पर शुष्क है, तो उसी हिसाब से क्या होता है, संतान का जो है शरीर भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर विविधता के जो कारण देखने को मिलेंगे वो लैंगिक जनन भी होगा, लैंगिक जनन भी होगा, उत्परिवर्तन भी होगा, और साथ ही साथ पर्यावरण भी किसके लिए उत्तरदायी है, विविधता के लिए उत्तरदायी देखने को आपको मिलेगा। तो इतनी बात हमने पढ़ी किसमें, वंशागति में, या हम क्या है उसके बाद में हमने पढ़ी जेनेटिक्स में, जीव विज्ञान में, उसमें अनुवांशिकी में। आगे बात करते हैं जीन के बारे में, कि जीन क्या है। तो जीन की जो अनुवांशिकी है यानी जेनेटिक्स है, वो पूरा आपकी जीन पर आधारित है। सबसे छोटी इकाई हम जीन को ही मानते हैं। तो इसमें इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, तो डीएनए के खंड जो लक्षणों को निर्धारण करते हैं, जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यानी डीएनए का कोई ऐसा खंड लेंगे आप, ये हो गया मान लिया आपका डीएनए। तो जो डीएनए है ये कई सारे जीन के बहुत सारे खंडों से मिलकर के बना है। तो अगर आप डीएनए का कोई एक खंड ले रहे हैं, डीएनए का क्या लेंगे आप, डीएनए का कोई एक खंड लेंगे तो उसको हम कहेंगे जीन। डीएनए का एक खंड क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और यही जीन क्या करता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। यही जो खंड है ये क्या करेगा, यही खंड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है, तो जीन प्रदर्शित करता है। इसके बाद में बात करें तो अनुवांशिकी में अगर हम बात करते हैं, तो अनुवांशिकी में याद रखेंगे जो अनुवांशिकी के पिता हैं, अनुवांशिकी के पिता हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को जब ये प्रयोग कर रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जब इसकी खोज पर डटे हुए थे, यानी कि जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने जो ये खंड थे इनको देखा था
परंतु इनको जीन नाम तब नहीं दिया था, तब इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, वहां पर इन्होंने इनको नाम दिया था कारक, फैक्टर। जो ये इनको खंड दिखाई दिए थे डीएनए के, इनको इन्होंने कहा था कि ये कारक है, फैक्टर नाम दिया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन खंडों को क्या कहा था? कारक कहा था। तो फिर ये जीन, जीन शब्द किसने दिया है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये दिया था आपके जॉनसन ने, ये वैज्ञानिक थे जॉनसन। इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और वो भी कब किया था? 1902 में। 1902 में इन्होंने क्या किया था? जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इससे पहले जीन को किसके नाम से जानते थे? कारक के नाम से, यानी कि जो मेंडल साहब थे इन्होंने इसको कारक कहा था। इन खंडों को क्या कहा था? कारक कहा था। और जीन की बात करें तो जीन काम क्या करते हैं? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाते हैं या ले जाते हैं। तो किसका काम है? ये काम है जीन का। आगे बात करें लक्षण क्या होते हैं। तो जीनों की अभिव्यक्ति लक्षणों के रूप में होती है, यानी कि जो जीन दिखाई देंगे, जो माता से या पिता से जो जीन बच्चे में पहुंचेंगे, वो किसके रूप में पहुंचेंगे? वो लक्षणों के रूप में पहुंचेंगे। किसके रूप में पहुंचेंगे? लक्षणों के रूप में पहुंचेंगे। यानी कि जो माँ का जीन होगा और जो पिता का जीन होगा, वो अगर पहुंचा है तो ये क्या बन जाएगा? ये एक लक्षण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लक्षण बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लक्षण हैं वो किसके रूप में दिखाई देंगे? जीन के रूप में दिखाई देंगे। आगे बात करें, यदि हम बात करें अगर मेंडल साहब की, तो मेंडल ने सबसे पहले अपने प्रयोगों में, यानी अनुवांशिकी का जब अध्ययन कर रहे थे ये, तो इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। कौन सी मटर? उद्यान मटर, यानी कि जो इनके बगीचे की जो मटर थी, इस मटर का प्रयोग इन्होंने किया था। किसमें? अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में, अपने प्रयोगों के लिए। इन्होंने क्या किया? कुल लगभग मिलाकर के मटर के 34 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। कितने? 34 लक्षण। 34 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया मटर के पौधे के लिए। फिर उसके बाद में इन्होंने 7 जोड़ी लक्षण का चयन किया था। कुल मिलाकर के 7 जोड़ी लक्षणों का क्या किया था? चयन किया था अपने प्रयोगों में। कौन कौन से वो लक्षण थे ये देख लेते हैं। तो लक्षण था, पहला था कि पौधे की लंबाई। इन्होंने क्या चयन किया? कि पौधे की लंबाई, और वो भी कैसी हो सकती है? या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना होगा। इन्होंने कहा अगर पौधे की लंबाई की बात करेंगे तो या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना होगा, तीसरी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। लंबाई में सिर्फ 2 ही विकल्प होंगे, या लंबा या फिर बौना। और इन्हीं विकल्पों को इन्होंने नाम दिया था एलील। क्या नाम दिया था? एलील। कि एलील का मतलब क्या है? विकल्प। इसी को हम कह सकते हैं विकल्प। या विकल्प 2 ही हो सकते हैं। अगर पौधे की लंबाई की बात करेंगे आप, तो इसके 2 विकल्प हैं, या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना होगा। फिर इन्होंने बताया यदि पौधा अगर लंबा है तो इसको हम कहेंगे प्रभावी। क्या कहेंगे? प्रभावी। यानी कि पौधा लंबा है तो वो प्रभावी है, तो उसमें प्रभावी एलील है। तो एक दिया था इन्होंने प्रभावी एलील, और दूसरा बताया अप्रभावी। अप्रभावी। तो यहां से आपकी एलील की परिभाषा भी यहां से क्लियर होती है। एलील क्या है? तो एलील कुछ नहीं था, सिर्फ विकल्प थे कि अगर आप लक्षण ले रहे हैं तो उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। कोई भी लक्षण आपने चयन किया तो उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यही बात थी एलील की। तो इन्होंने पौधे की लंबाई के बारे में देखा कि इसके 2 एलील बनते हैं। कौन कौन से? प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। प्रभावी कौन सा होगा? या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना होगा। लंबे के लिए इन्होंने कैपिटल टी का प्रयोग किया। कैपिटल टी। लंबा है तो वो कैपिटल टी, बौना है तो इसके लिए इन्होंने बताया स्मॉल टी। क्या बताया? स्मॉल टी।
अगर पौधा लंबा है तो उसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, और अगर पौधा बौना है तो उसको हम स्मॉल टी के लिए लिखेंगे। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, फली का रंग। अगला जो इन्होंने लक्षण लिया था वो लिया फली का रंग। इसके भी दो ही एलील हैं, यानी इसके भी दो ही विकल्प हैं। या तो फली हरी हो सकती है, कैसी होगी, या तो हरी होगी या फिर या तो हरी होगी या तो हरी होगी या फिर पीली होगी। क्या कहा इन्होंने, या तो हरी होगी या फिर पीली होगी। फली की बात करें तो या फिर हरी हो सकती है या फिर पीली, दो ही एलील हैं, यानी दो ही विकल्प हैं। अगर आपने पौधे की फली का लिया है रंग की बात करेंगे तो वो या तो हरी होगी या पीली होगी। इसके बाद में फली की आकृति, तीसरा इन्होंने लक्षण लिया कि फली की आकृति कैसी कैसी हो सकती है। फली की आकृति कैसी कैसी हो सकती है, फली या तो फूली होगी, कैसी होगी, फूली होगी या फिर सिकुड़ी होगी। कैसी होगी, फूली या फिर सिकुड़ी होगी। दो ही इसके भी विकल्प होंगे, अगर फूली है तो वो प्रभावी एलील है इसमें, और अगर सिकुड़ी है तो वो अप्रभावी एलील है। आगे इन्होंने कहा बीज का रंग। बीज का रंग कैसा हो सकता है, या तो पीला, या तो पीला। बीज का रंग कैसा हो सकता है, या तो पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है। पीला या फिर हरा, पीला या फिर हरा। तो पीला और हरा, यानी इसके भी दो ही विकल्प थे। आगे बात करेंगे बीज की आकृति। पांचवा जो लक्षण था वो था बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी हो सकती है, या तो बीज गोल होगा या फिर झुर्रीदार, या तो गोल होगा या फिर झुर्रीदार, झुर्रीदार, या तो गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा। तो ये इसके भी दो ही विकल्प थे, यानी इसके भी दो ही एलील थे। पुष्प की रंग की बात करेंगे, अगला जो 6 था, पुष्प का रंग कैसा हो सकता है, या तो इन्होंने कहा बैंगनी होगा, बैंगनी या फिर सफेद। तीसरी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी, या तो बैंगनी या फिर सफेद, या तो बैंगनी या फिर सफेद। अगली बात करी इन्होंने पुष्प की स्थिति की। पुष्प की स्थिति कैसी होगी, या तो अच्छी या फिर अंतस्थ, या फिर अंतस्थ। तो ये इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। किसने, मेंडल साहब ने मटर का पौधा लिया और 7 लक्षणों का चयन किया जिस पर इन्होंने प्रयोग किया, क्रॉस कराया यानी संकरण कराया। तो पहली कौन सी थी, पौधे की लंबाई या लंबी होगी या फिर बौनी, यानी पौधा या तो लंबा होगा या बौना होगा। फली का रंग या हरा हो सकता है या फिर पीला, यानी फली जो है हरी हो सकती है या फिर पीली हो सकती है। फिर उसके बाद में फली की आकृति, या तो वो फूली होगी या सिकुड़ी होगी। बीज की रंग की बात करें तो बीज या तो पीला हो सकता है या हरा हो सकता है। बीज की आकृति गोल होगी या झुर्रीदार होगी। ऐसे ही पुष्प का रंग बैंगनी होगा या फिर सफेद होगा। पुष्प की स्थिति अच्छी होगी या फिर अंतस्थ होगी। तो कुल मिला के इन्होंने कितने लक्षण लिए थे, इन्होंने लिए थे 7 लक्षण। इन 7 लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, एक आता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है, इसको हमें पढ़ना है संकरण से पहले। समयुग्मजी को कहते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस। इसमें क्या होगा, यदि किसी जीव में दोनों एलील समान है तो वह उस लक्षण के लिए समयुग्मजी है। उस लक्षण के लिए क्या है, समयुग्मजी है। जैसे हमने बात किया पौधे की लंबाई की बात करें हम, तो अगर इसमें जीन जो दोनों है वो क्या है, समान है, तो ये जो है पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, और ये है समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होगा यहाँ पर, समयुग्मजी, क्योंकि इसमें जो युग्मक बनेंगे आगे इसके बाद में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं।
युग्मक जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, या हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं जिसमें युग्मक समान होंगे उसको हम कहेंगे समयुग्मजी। ऐसे ही आपने अगर बौनेपन का लक्षण ले लिया, बौनेपन का लक्षण ले लिया, तो इसमें भी क्या होंगे, ये भी युग्मक कैसे हैं, समान है। युग्मक कैसे बनेंगे, यहाँ पर समान बनेंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी ये भी पौधा कैसा है, समयुग्मजी है। बात करें अगर हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, जिसमें एलील जो होंगे क्या होंगे, असमान होंगे। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसमें क्या होंगे, युग्मक जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसमें युग्मक बनेंगे असमान, यानी कि यहाँ पर युग्मक समान एक जैसे नहीं होंगे। तो ये तो हो गई बात समयुग्मजी और विषम युग्मजी की। आगे अगर हम बात कर लें, एक आता है आपका जीनोटाइप और एक आता है आपका फिनोटाइप। क्या आएगा, एक फिनोटाइप, इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। दूसरा आता है आपका जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप। ये अभी काम आएगा, सब आगे समझ में आएगा कि जीनोटाइप का कहाँ पर काम है और फिनोटाइप का काम कहाँ पर है। तो फिनोटाइप अगर आपको देखना है किसी भी पौधे में, तो उसका बाहरी लक्षण देखेंगे। कैसे लक्षण देखेंगे, बाहरी, इसमें क्या देखेंगे, ये होते हैं बाहरी लक्षण। बाहरी लक्षण का मतलब जैसे कि अगर वो कोई भी पौधा, उसके जीन कैसे हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं, यानी कि इसका जो बाहरी लक्षण वो क्या होगा, लंबा, ये क्या है, लंबा है। बाहरी लक्षण में हम बात करेंगे लंबा है। ऐसे ही कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी प्रभावी लक्षण, इसमें जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और स्मॉल टी क्या होगा, अप्रभावी होगा। अगर प्रभावी और अप्रभावी एक में ही दिख रहे हैं, दोनों प्रभावी और अप्रभावी एक साथ हैं, तो वहां पर जो लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी का दिखाई देगा। वो किसका दिखाई देगा, वो प्रभावी का दिखाई देगा। यही आगे हम पढ़ेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम हम पढ़ेंगे तो उसमें यही कहेगा कि जो प्रभावी आप विषम युग्मजी कोई पौधा ले रहे हैं, तो उसमें जो एलील हैं वो दोनों असमान होंगे, परंतु वहां पर प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देगा। तो ये भी यहाँ पर भी पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। यहाँ पर भी पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। तो जो लंबा लंबा ये हम देख रहे हैं, लंबा और लंबा, ये है किसी भी पौधे का फिनोटाइप। ये क्या है, लक्षण प्रारूप है। ये क्या है, लक्षण प्रारूप है। जीनोटाइप में क्या होता है, जीन की व्यवस्था को हम देखते हैं, जीन की व्यवस्था को देखते हैं कि जीन किस अवस्था में है, किस व्यवस्था में, किस प्रकार सुटेबल है। तो इसमें हम जीनों को देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे, जीनों को देखेंगे। जैसे ये कैपिटल टी है, तो इसमें जीन जो है दोनों समान है, यानी दोनों जीन प्रभावी जीन है। दोनों जीन कैसे हैं, प्रभावी जीन है। इसको आप देखेंगे तो इसमें आपका एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, परंतु ये फिनोटाइप में आपका प्रभावी जीन ही दिखाई देगा। फिनोटाइप में क्या होगा, प्रभावी जीन ही दिखाई देगा। आगे बात करते हैं संकरण की। संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो संकरण में क्या है, एक ही प्रजाति के जीवों में निषेचन कराना, यानी कि एक ही प्रजाति के दो जीवों में अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। एक ही प्रजाति के दो जीवों के बीच निषेचन कराना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, संकरण कहलाता है। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे मटर के पौधे पर, उसमें संकरण कराना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसमें क्रॉस कराना स्टार्ट कर दिया। पहले इन्होंने क्या किया, एक संकर क्रॉस कह रहा है। एक संकर क्रॉस का मतलब है इन्होंने सिर्फ एक लक्षण लिया और एक ही लक्षण के अलग अलग लक्षण के, मतलब एक लक्षण, जैसे कि हमने पौधे का लंबा मान लिया, पौधे का लंबाई की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, एक पौधा लंबा ले लिया और दूसरा
बौना ले लिया। लक्षण तो एक ही है, एक ही लक्षण है, और एक ही लक्षण के दो अलग अलग जीव ले लिए, उनका जो क्रॉस कराया उसको क्या कहा? उसको कहा एक संकर क्रॉस। उसको क्या कहा? एक संकर क्रॉस। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक संकर क्रॉस कहलाता है, मोनोहाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। कैसे कराया ये देखिए, इन्होंने क्या किया? पौधे की लंबाई को लिया, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई को लिया। पौधे की लंबाई के बारे में इन्होंने बताया था या तो पौधा लंबा होगा, उसको इन्होंने क्या किया? कैपिटल टी से दर्शाया, या तो पौधा बौना होगा, या पौधा कैसा होगा? बौना होगा। अब इन दोनों के बीच क्या कराया? क्रॉस कराया। इसको कहेंगे मोनोहाइब्रिडाइजेशन, एक संकर संकरण। कैसे कराया ये देखिए। तो सबसे पहले इसको इन्होंने कहा ये क्या है? ये है जनक पीढ़ी, जनक है, इसको हमने मान लिया P1, ये है जनक। फिर इसके बाद में जब संकर क्रॉस यानी क्रॉस कराया जाता है तो सबसे पहले इसमें युग्मक बनते हैं। युग्मक में क्या होगा? युग्मक में क्या होगा? गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? आधे आधे हो जाते हैं, या हम कहें जीन दोनों युग्मकों में बराबर बराबर बट जाते हैं। ऐसे ही इस वाले पौधे में भी क्या हुआ? यहाँ पर युग्मक जो थे वो अलग अलग हो गए, इनको हम कहेंगे युग्मक, गैमेट। ये क्या बन गए? गैमेट बन गए। अब क्या होगा? अब इनका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करा कैसे कराते हैं? तो इन सभी का यानी कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस वाले कैपिटल टी से दूसरे वाले स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, इसमें भी क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से इसका भी क्रॉस कराएंगे, इस वाली टी का कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। फिर इस कैपिटल टी का और इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो फिर कैपिटल टी बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने बताया था कि जो प्रभावी जीन है वही दिखाई देंगे। ये थी पैरेंट यानी कि ये थी जनक पीढ़ी, और यहाँ पर आएंगे ये बनेगी प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। इसको नाम दिया F1 पीढ़ी, या कह सकते हैं F1 पीढ़ी। अब आप देखेंगे दो समयुग्मजी पौधे अलग अलग, दो समयुग्मजी पौधे जो अलग अलग थे, उनका क्रॉस कराने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे? सभी पौधे लंबे दिखाई देंगे। ये भी लंबा है क्योंकि इसमें जो अप्रभावी जीन है ये दब जाता है और प्रभावी जीन दिखाई देगा। यही प्रभाविता का नियम भी कहता है। प्रभावी जीन दिखाई देगा, यानी प्रभावी जीन कौन सा है? लंबा वाला, कैपिटल टी। तो ये पौधा कैसा बनेगा? लंबा बनेगा। ऐसे ही ये वाला भी पौधा कैसा बनेगा? लंबा बनेगा, और ये वाला भी पौधा लंबा बनेगा, और ये वाला भी पौधा लंबा बनेगा। चार में चारों पौधे कैसे थे? लंबे थे। तो इसको हम कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी में 100% पौधे कैसे थे? प्रभावी थे, यानी 100% जीन कैसे दिखाई दे रहे हैं? प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। सभी पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये जो पौधा था ये शुद्ध लंबा पौधा था, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध क्या था? लंबा पौधा था। ऐसे ही ये कैसा था? बौना पौधा। ये पौधा कैसा था? बौना पौधा। ये क्या था? बौना पौधा था। अब यहाँ पर जो पौधे मिले हैं वो लंबे तो हैं, इनको हम कहते हैं जीनोटाइप, क्योंकि इसका जो बाहरी लक्षण है वो कैसा है? लंबा है। बाहरी लक्षण का मतलब यहाँ पर पौधे सभी लंबे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप है। लक्षण प्रारूप में 100% पौधे कैसे थे? लंबे थे। फिनोटाइप की बात करेंगे तो ये कैसा पौधा है? ये देखिएगा, एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी है, तो इसको हम कहेंगे अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। और ऐसे ही आपको चारों दिख रहे हैं, इसका मतलब अशुद्ध लंबे पौधे यहाँ पर
प्राप्त हुए। सभी के सभी कैसे पौधे थे? अशुद्ध लंबे पौधे थे। फिर इन्होंने क्या किया, मेंडल ने अभी यहाँ पर काम बंद नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया, प्रथम पीढ़ी के 2 पेड़ों को ले लिया, प्रथम पीढ़ी के 2 पौधों को ले लिया। प्रथम पीढ़ी के पौधे कौन कौन से? कोई भी 2 पौधे इन्होंने उठा लिए जिसके जीन कैसे थे, एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरा भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये 2 पौधे ले लिए, इनका भी क्या कराया, संकरण कराया। ये कौन सी पीढ़ी थी? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के 2 पौधे लिए और इनका क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का तरीका क्या रहेगा? पहले युग्मक बनेंगे, पहले क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। दोनों में युग्मक अलग अलग होगा इस तरीके से। ये क्या है? ये है युग्मक। ये क्या है? ये है युग्मक। अब क्या कराया? क्रॉस कराएंगे। कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्या बनेगा? टी टी, यानी कैपिटल टी। कैपिटल टी का कैपिटल टी से। इसी तरीके से इस वाली कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आगे बात करेंगे स्मॉल टी की कैपिटल टी से, स्मॉल टी और कैपिटल टी। इसको अगर पहले लिख लेंगे और स्मॉल टी को बाद में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद में स्मॉल टी का स्मॉल टी से, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिएगा ये पौधे कैसे थे? अशुद्ध लंबे थे, अशुद्ध लंबे थे। दोनों पौधे अशुद्ध लंबे थे। यहाँ पर जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, ये आपको देखना है। यहाँ पर ये पौधा कैसा है? शुद्ध लंबा। पहले अगर हम बात करें इसी में फिनोटाइप की, लक्षण प्रारूप की, इसी में यहां से क्वेश्चन बनता है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। ये पीढ़ी जो है ये कौन सी है? ये है F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी, क्योंकि F1 पीढ़ी के बाद में जो नई संतान होगी वो F2 पीढ़ी होगी। इसमें लक्षण प्रारूप की बात करें, यानी कि हम उनका बाहरी लक्षण देखें तो ये पौधा कैसा है? लंबा है। इसमें कैपिटल टी है तो ये भी कैसा है? लंबा है। इसमें भी कैपिटल टी है तो ये भी कैसा है? लंबा है। और यहाँ पर स्मॉल टी है दोनों, तो ये पौधा कैसा है? ये है बौना। ये कैसा पौधा है? बौना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप की तो इनका लक्षण कैसा है? लंबा 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 बौना। यानी कि अनुपात की बात करें तो यहाँ पर 3 पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है? छोटा है, यानी बौना है। तो लक्षण प्रारूप की बात करेंगे तो लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या आ जाएगा? 3:1। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 3:1। ऐसे ही बात करेंगे जीन अनुपात की, जीन प्रारूप की, जीनोटाइप की, यानी कि जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में आपको क्या देखना है कि शुद्ध लंबा या अशुद्ध लंबा या फिर बौना। बौना एक ही तरीके से हो सकता है, कब? जब उसमें दोनों लक्षण, दोनों जीन अप्रभावी हो। दोनों जीन कैसे हो? अप्रभावी हो, तभी वो पौधा बौना हो सकता है। अब इसकी बात करेंगे तो ये कैसा था? शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। आगे की बात करेंगे, ये पौधा कैसा था? इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि ये पौधा था अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ऐसे ही इसमें भी एक कैपिटल एक स्मॉल, ये भी अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। और ये पौधा कैसा था? बौना। ये कैसा था? बौना। तो यही है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में क्या है? इसके अंदर हम देखेंगे, जीनों को देखेंगे, इसमें जीन कैसे कैसे आए हैं। और लक्षण प्रारूप में सिर्फ इसका हम लक्षण देखेंगे कि इसमें प्रभावी जीन कौन से हैं, इसमें प्रभावी जीन कौन से हैं। तो जीनोटाइप में शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, उसके बाद में अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और बौना। तो इसका अनुपात अगर आप देखेंगे तो एक शुद्ध लंबा था, एक कैसा था? शुद्ध लंबा था।
फिर 2 अशुद्ध लंबे थे और उसके बाद एक बौना था। तो जीनोटाइप का क्या अनुपात आ जाएगा? 1:2:1, 1:2:1। फिनोटाइप का क्या था? 3:1। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये है जीनोटाइप का और ये है लक्षण प्रारूप का। इसके बाद में तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा, कहाँ तक? एक संकर क्रॉस तक। कल की क्लास में हम 2 संकर क्रॉस पढ़ेंगे, यानी डबल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम। इस तरीके से आपकी जेनेटिक्स जो है फिनिश होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास जो है वो कैसी लगी, कंटेंट कैसा था, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।